अच्छा जी, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेबीज यानी डॉग बाइट। रेबीज जो है ये एक्चुअली इन्फेक्शन होता है बाय रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस जो है ये फैमिली है जो वायरस की, और जो इसमें वायरस है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है वो लीसा वायरस होता है। ठीक है, आपने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा होगा लीसा वायरस, जो कि इन्फेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और ये याद रखिएगा सलाइवरी ग्लैंड्स को भी जो है ना वाइड रेंज ऑफ मैमल्स में इन्फेक्ट करता है। कैसे कन्वे होता है ये, अगर बाइट या लिक्स से, सिर्फ जो लिक्स की वजह से, चाटने की वजह से जो है सलाइवा के थ्रू स्प्रेड नहीं करेगा। अगर कोई अब्रेजन हुई भी हो तो उसके ऊपर लिक किया जाए, डॉग बाइट करे लिक करे, तो उसकी वजह से जो ये ट्रांसमिट होगा। अब बाइटिंग एनिमल में क्या हो सकता है, तो डॉग की वजह से भी हो सकता है ये इन्फेक्शन, कैट्स, फॉक्सेस या बैट्स की वजह से। ठीक है, रॉडेंट्स और रैबिट्स जो है ये याद रखिएगा ये रेबीज नहीं करवाती, ये दे आर अनलाइकली टू हैव रेबीज। ये याद रखिएगा एक मेजर रिस्क टू पब्लिक हेल्थ, और इसीलिए एक कॉमन टॉपिक होता है फॉर एग्जाम्स। ठीक है, रेबीज। रेबीज का जो है वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 7 वीक्स। ठीक है, 3 से 7 हफ्ते लगते हैं इसको सिम्टम्स शो करने में, लेकिन ये 10 डेज से लेके 7 ईयर्स भी हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड सिम्टम्स शो करने में। जो अभी इंटरवल है इसके बीच का वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है वो उनका फ्रॉम द CNS, क्योंकि जो वायरस है उसने ट्रैवल करके नर्व्स को ब्रेन की तरफ जाना होता है। तो अगर फेस पे अगर बाइट हुई है तो उसमें जल्दी सिम्टम्स हो जाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होगा। इस तरह अगर फुट पर है तो देर से, तो इसलिए डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब क्लिनिकल फीचर्स है रेबीज के, ओनली जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है जिनको रेबिड एनिमल जो है बाइट करता है उनको सिर्फ जो है डिजीज होती है, सिर्फ प्रोपोर्शन ऑफ लोगों को। लेकिन अगर एक बार ये मैनिफेस्ट कर गई तो ये ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फैटल होती है। अगर इसकी मैनिफेस्टेशंस डेवलप हुई, सिम्टम्स डेवलप हुए, तो ये फैटल डिजीज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फीवर एंड पैरासीरिया, जहाँ पे डॉग ने बाइट किया होगा या रेबिड एनिमल ने, उस साइट ऑफ बाइट पे जो है पेशेंट को जो है पैरेस्थीसियास डेवलप होंगे, और इसके अलावा फीवर भी होगा पेशेंट को। दूसरा, इंक्रीजिंग एंशियसनेस। ठीक है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एंशियस होता है। हाइड्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है कि आल्दो पेशेंट जो है इसमें थर्स्टी होता है, लेकिन जब वो पानी पिएगा तो उसमें वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके डायाफ्राम की और बाकी उसके रेस्पिरेटरी मसल्स की। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी इवन आवाज़ भी आती है या पानी को देखता भी है तो उसको डिस्ट्रेसिंग लेरिंजल स्पाज्म जो है वो प्रेसिपिटेट होगा और पैनिक अटैक डेवलप होगा। ठीक है, इवन जो है आवाज़ से या पानी को देखने से वो पी नहीं पाएगा पानी, इस लेरिंजल स्पाज्म की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियो में पेशेंट को जो है हाइड्रोफोबिया डेवलप हुआ है इन द रेबीज, और ये बिल्कुल भी पानी नहीं पी पा रहा, क्योंकि उसको वॉयलेंट जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें डायफ्रामेटिक मसल की और रेस्पिरेटरी मसल की, तो इस वजह से उसको लेरिंजल स्पाज्म डेवलप होता है। तो पानी पीने की अगर वो कोशिश भी करेगा तो वो नहीं पी पाएगा। इसके अलावा अगला जो इसमें क्लिनिकल फीचर है वो है एयर करंट। एयर करंट क्या है, स्किन जो होती है इस तरह के पेशेंट्स की वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाती है टू टेम्परेचर, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, स्पेशली जो एयर करंट है उनके लिए सेंसिटिव। तो अगर आप इवन पेशेंट के फेस पर ब्लो भी करेंगे तो वो बिल्कुल डर जाएगा, क्योंकि बहुत ही ब्लो करने पे भी वो उसको महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है स्किन। ठीक है, अगला CNS इन्वॉल्वमेंट। अब 10 दिनों के बाद जो है लेटर जो है CNS इन्वॉल्वमेंट बिगिन होती है, और पेशेंट को जो है इंसेफेलाइटिक फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशंस होंगी, जैसे उसको डिल्यूशंस होंगी, हेलुसिनेशंस, साथ में स्पिटिंग, थूक रहा होगा, बाइट करेगा, मेनिया में चला जाएगा, वो भी बिल्कुल डॉग की तरह बाइट करने पे आ जाता है। तो ये इंसेफेलाइटिक फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है, 10 दिनों के बाद डेवलप होती है। और लेस कॉमन जो इसमें प्रेजेंटिंग है वो है असेंडिंग पैरालिसिस। पोलियो में हमने डिसेंडिंग का, यहाँ पर असेंडिंग पैरालिसिस होती है, जो कि बिल्कुल गुलियन बारे सिंड्रोम को रिजेंबल करती है। ठीक है, वैसे तो है गुलियन बारे सिंड्रोम जो है असेंडिंग पैरालिसिस से ही प्रेजेंट करता है, लेकिन वो ऑल्सो जो है डिसेंडिंग भी प्रेजेंट कर सकता है। मेनली जो है गुलियन बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि असेंडिंग पैरालिसिस होती है। देन है क्रेनियल नर्व लीजन, वो भी डेवलप होती हैं इस रेबीज वाले पेशेंट्स में। और टर्मिनल हाइपरपायरेक्सिया, कॉमा, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, इनकी वजह से डेथ होगी डिस्पाइट द इंटेंसिव सपोर्ट। उसके बावजूद जो है हाइपरपायरेक्सिया की वजह से कॉमा और ऑटोनोमिक डिसफंक्शन जो डेथ करवा देगा पेशेंट में। तो ये सारे इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अब आता है आपने रेबीज वाले पेशेंट में कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। सबसे पहले जो है बाइटिंग जो डॉग है, बाइटिंग एनिमल है कोई भी, उसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है 7 से 10 दिनों में, क्योंकि अगर उस एनिमल को जो रेबीज हुई है वो एनिमल भी 10 दिनों में ही मर जाता है। ठीक है, यूजुअली 5 से 7 दिनों में वो डाई कर जाएगा।
तो उस एनिमल का फिर जो ब्रेन है हम एग्जामिन करते हैं फॉर द फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक के लिए, ठीक है। अब जब एनिमल जो है उसको हम एग्जामिन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो एनिमल मर गया है 5-7 दिनों में, तो फिर हम उसको रैबिड ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अगर रैबिड कंसीडर हुआ है तो फिर पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंगली एज ए रेबीज पेशेंट ही होगी। अगली इन्वेस्टिगेशन फिर हम पीसीआर भी करवाते हैं, सीएसएफ का या उस पेशेंट के स्लाइवा का, ठीक है। ठीक है, दोनों में करवाया जाता है, एनिमल के सीएसएफ को स्लाइवा का और ह्यूमन का भी पीसीआर करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद ट्रीटमेंट। अब क्या देना है ट्रीटमेंट, जो है सबसे पहले लोकल ट्रीटमेंट जहाँ पे एनिमल ने बाइट किया है, और इसके अलावा होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जहाँ पर बाइट की गई है उसको हमने उस वोन को थॉरोली वॉश करना होता है, ठीक है, अच्छी तरह से क्लींस करना होता है, थॉरोली क्लींस करके डीब्राइडमेंट और रिपीटेड फ्लशिंग करनी होती है वोन की विद सोप एंड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वोम को याद रखिएगा कभी भी सूचरिंग नहीं करनी। और अगर जो है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटी सीरम जो है वो प्रोवाइड करने हैं तो हमने लोकली इनफिल्ट्रेट करना होता है अराउंड द वोन, और बाकी जो है हम इंट्रामस्कुलरली देंगे, ठीक है। आगे हम डिटेल में देखेंगे किस तरह जो है इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी सीरम दिए जाएंगे। तो अगर ये हो गया लोकल उस वोन का ट्रीटमेंट, जिसको वॉश किया, डिब्राइड किया और फ्लश कर दिया उसको सोप वाटर से। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में वैसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, पुअर सर्वाइवल है, 5-7 दिनों में ही पेशेंट की डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। बाकी जो पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, एंसेफेलाइटिस हो रही है और मैनिया में जा रहा है, उसके लिए हम पेशेंट को सेडेट करेंगे, डायजेपाम देते हैं हम 10 मिलीग्राम 4 to 6 आवर्ली, प्लस क्लोरप्रोमाजीन जो कि एक एंटीसाइकोटिक है, ये 50 to 100 मिलीग्राम हम देते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन करवानी होती है एनिमल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रिवेंटिव मेजर है फॉर द रेबीज। अब अगर एक्सपोजर हो गया है, प्रिवेंशन, एक तो प्रिवेंशन की जाए, एनिमल्स की वैक्सीनेशन की जाए, और अपनी भी प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन होती है, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है। अगर सबसे पहले देखते हैं पोस्ट एक्सपोजर, अगर एनिमल ने बाइट कर लिया है, वो रैबिड है या नहीं भी है, अगर हमें नहीं पता, तो हम किस तरह से जो है पेशेंट को मैनेज करते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में जो वूंड है उसको सबसे पहले थॉरोली क्लीन करना होता है सोप के साथ, और जो डैमेज टिश्यू है उसको हमने निकाल देना है, एक्सरसाइज कर देना है, ठीक है। और वूंड को याद रखिएगा अनसूचर्ड हमने खुला ही छोड़ देना होता है। नंबर 2, रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन होती है बेराब, बेराब के नाम से 2 ml। इनमें जो है 300 इंटरनेशनल यूनिट डोजेज है, इसका डोजेज 40 यूनिट्स पर केजी। क्योंकि ये देखिए अबेराब, ये जो है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, 2 ml होता है, जिसमें 300 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो हमने जो डोज देना है वो हमने देना होता है 40 यूनिट्स पर केजी। ये हमने इनफिल्ट्रेट करना होता है, जो वोन बना है पेशेंट को वहाँ पर हमने 40 यूनिट्स पर केजी जो है 50% जो है इसका इनफिल्ट्रेट कर देना होता है। और ये मोर देन 6,000 इसकी कॉस्ट है। अगला, ये रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन के अलावा अगर इम्यून ग्लोबुलिन ह्यूमन जो है अवेलेबल नहीं है, तो इक्विन रेबीज एंटी सीरम 20 यूनिट्स पर केजी हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द टेस्ट डोज फॉर हॉर्स सीरम सेंसिटिविटी, ठीक है। और सीरम सेंसिटिविटी वाली टेस्ट करके, और सेंसिटिविटी तो नहीं है, फिर हम ये दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर वो जो है आपके पास बेराब जो है ना ही नहीं है अवेलेबल, तो ये एंटी सीरम है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन थी, अब ये एंटी सीरम जो है इक्विन रेबीज एंटी सीरम है, ये 20 यूनिट्स पर केजी जो है, ये टेस्ट डोज सेंसिटिविटी चेक करके फिर हम ये भी दे सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन है अगला स्टेप। वैक्सीन जो है रेबीज की कुछ इस तरह से इनएक्टिवेटेड ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन होती है ये, ठीक है, वीरोरैब के नाम से। इसके जो है 5 इंजेक्शंस 1 ml हमने इंट्रामस्कुलरली ये डेल्टोइड में लगाना होता है, और डिफरेंट डेज पे लगाना होता है, यानी 0 डे पे, फिर 3rd, 7th, 14th और 28th डे पे आफ्टर द एक्सपोजर ये हमने लगाना है वीरोरैब इंट्रामस्कुलरली डेल्टोइड में। अब जब ह्यूमन वैक्सीन प्रेजेंट नहीं है, या फिर जो है इसमें रिस्क होता है, रेबीज का जो है रिस्क पेशेंट को स्लाइट है, जैसे सिर्फ अगर एनिमल ने लिक किया है, रेबिड एनिमल ने स्किन पर लिक किया है, या फिर माइनर बाइट है कवर्ड आर्म या लेग्स पर, तो उस इस तरह के केस में जहाँ पे माइनर रिस्क होता है, तो हम ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हैं अप टू 5 डेज। 5 डेज तक आप ना दें अगर ये वैक्सीन, इस तरह के केस में नहीं दे सकते, मतलब डिले कर सकते हैं। और बाइटिंग एनिमल को साथ हमने ऑब्जर्व करना है, अगर वो बाइटिंग एनिमल 5 दिनों के बाद भी हेल्दी है तो इसका मतलब है उस एनिमल को रेबीज नहीं है। लेकिन अगर वो एनिमल मर जाता है या स्केप कर जाता है, तो उसके बाद जो है हमने ये ट्रीटमेंट ज़रूर जो है आगे कंटिन्यू करना है। ये ह्यूमन वैक्सीन वीरोर आप जो है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन ज़रूर देनी है, ठीक हो गया। तो
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस आपको समझ आ गई होगी, सबसे पहले वोंड की है क्लीनिंग वगैरह, उसके बाद वही वोंड पर ही हमने इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होती है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर नहीं है तो हम एंटी सीरम, रेबीज एंटी सीरम जो इक्विन सीरम है वो देंगे। वैक्सीन वैक्सीन जो है ये लाजमी देनी होती है, जो इनएक्टिवेटेड ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है, अगर नहीं है ये अवेलेबल तो हम डिले कर सकते हैं 5 to 10 डेज, फिर एनिमल को साथ ऑब्जर्व करना है, अगर डेड है तो फिर लाजमी देनी है। पोस्ट एक्सपोजर के बाद आगे आती है प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन, यानी पहले से जो है, जो रेबीज की प्रोफाइलेक्सिस है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसके 3 इंजेक्शन होते हैं, वही ये जो डिप्लॉयड सेल वैक्सीन थी ये इंट्रामस्कुलरली 1 ml ही देना होता है, लेकिन डेज है इसके 0, 7, 21 एंड 28। ठीक है, और वो भी जो हाई रिस्क एक्सपोजर वाले लोग होते हैं, जिन्होंने डॉग्स पाले हुए होते हैं या इस तरह की जगह पे काम करते हैं, तो उनको ये प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है, रिकमेंडेड है। ठीक हो गया। बिटर फैक्ट है कि किलिंग ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स कैन प्रिवेंट द डॉग बाइट, rabies, morbidity and mortality, expensive treatment, but government personnel is more interested in importing expensive medicines. Why? Getting kickback. इरफान मसूद में रिवाइज करने हमने कहा कि रेबीज की ट्रांसमिशन होती है डॉग बाइट से, रैकून बाइट से, इसके अलावा कैट, फॉक्सेस ये भी इन्वॉल्व होते हैं, बैट भी। ठीक है, लेकिन जो रैट है, चूहा जो है, उससे या खरगोश से, इनसे नहीं होता है ट्रांसमिट। ठीक है, वायरल रिसेप्टर क्या है इसके, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये वायरस क्या करता है, ये जहाँ पे इसने बाइट किया है एनिमल ने, वहां से ये वायरस असेंड करेगा, ऊपर जाएगा बाय एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, सीएनएस की तरफ जाएगा। अब सीएनएस में जाने के बाद याद रखिएगा वहीं पे ये रेप्लिकेट करता है और फिर वहां से स्लाइवा की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है, ह्यूमन में स्लाइवा में चला जाएगा। अब डिजीज क्या करवाता है, एक तो ये एनसेफेलाइटिस करवाता है, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोफोबिया के साथ प्रेजेंट करेगा, लेरिंजल स्पाज्म डेवलप होता है रेस्पिरेटरी मसल्स का, और सीजर्स होंगे पेशेंट को, कोमा एंड डेथ। हिस्टोपैथोलॉजी जब हम करवाएंगे तो हमें उसमें नेगरी बॉडीज मिलती है। ठीक है, हमने पैथोलॉजी में भी डिस्कस किया था। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होती है रेबीज की, और दूसरी होती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। प्री एक्सपोजर पहले से ही जो हमने हाई रिस्क जो इंडिविजुअल्स है उनको देनी होती है, वो 2 इंट्राडर्मल इंजेक्शन होते हैं, 0.1 ml ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, या फिर हम 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे 4 वीक्स अपार्ट, फॉलोड बाई ईयरली बूस्टर्स। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जो है डिफरेंट है मैनेजमेंट, इंट्राडर्मल दी जा रही है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। ठीक है, या फिर आप इंट्रामस्कुलरली दे दें 4 हफ्तों के गैप के साथ। ठीक है, और फिर हर साल इसको बूस्टर देंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, हाइपर इम्यून सीरम जो है, जो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, मैंने आपको दिखाया था हेराड के नाम से, तो उसका जो डोज है 20 यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट। ये बाइट वाली साइड पे मैंने आपको बताया कि इन्फिल्ट्रेट करना होता है, आधा हमने 50% और बाकी आधा जो है इंट्रामस्कुलरली हम देंगे, डिफरेंट साइड फ्रॉम द वैक्सीन। ठीक है, जहाँ पे वैक्सीन देते हैं हम, उससे डिफरेंट साइड पे हमने ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी होती है, बाकी एक आधी तो हमने बाइट वाली साइड पे दी, आधी हमने किसी और साइड पे, अदर देन द वैक्सीन। अब या फिर आप वैक्सीन दें, इम्यून डिप्लॉयड सेल वैक्सीन एक्सपोजर के बाद, जो 1 ml दी जाती है इंट्रामस्कुलरली, डेज है 0, 3, 7, 14, 30, 90। ठीक है, वही बात आप इनाम दानिश वाला भी याद कर सकते हैं, ये भी सही इजी है। दैट्स इट, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ।